सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को यानी कि सखी सहेली कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं, सखियों, सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। विधि क्या बात है, मतलब मुस्कुराए जा रही हैं भाई। श्रोताओं, हम बता दें कि इनकी मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही है। क्या बात है? बस यूं ही हमेशा खुश रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खुश रहूं। बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप दुखी हैं, ठीक है अंदर से, लेकिन कृत्रिम रूप से या बनावटी रूप से आप जब चेहरे पर कभी मुस्कुराहट लाते हैं, विधि नहीं लगता कि जैसे हम फोटो खिंचवाने के लिए वो कहते हैं ना थोड़ा मुस्कुराइए, तो केवल चेहरे से मुस्कुराहट नहीं होती, कहीं ना कहीं हम अंदर से खुश भी हो जाते हैं। अंदर से खुश हो जाते हैं। और एक बात और है रेणु जी, कि जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं और सामने से कोई व्यक्ति आए और वो हमें देख के मुस्कुरा दे, तो आगे के 10-15 कदम तक हमारे चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट बनी रह जाती है। यानी कि हम बल्ले बल्ले हो जाते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं जी। तो ये सारी चीजें हैं। और यानी कि अगर हम बनावटी तौर पे भी मुस्कुराते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं। तो कभी कभी जब दुखी हो तो थोड़ा सा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। और भाई हमने तो विधि से सीख लिया है और आप भी सीख लीजिए और यूं ही खुश होते रहिए, क्योंकि फिर बात आती है आजकल जो दौर चल रहा है उसमें परेशानियां हैं और उस वायरस से हम डर रहे हैं जी, जिसको हमने देखा नहीं है। नहीं देखा। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, डॉक्टर ने भी नहीं देखा शायद। भाई हो सकता है उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा हो। फिलहाल जो हम आम जनता की बात कर रहे हैं, हमारी आपकी हम सब की जो बात कर रहे हैं विधि, किसी ने नहीं देखा है और पूरा भरोसा है कि ये आएगा, तकलीफ देगा, और यहाँ तक कि इतना डर गए हैं कि हम मान के चलते हैं कि वो जान भी लेगा जी। बिल्कुल। तो फिर विधि, हमें एक सवाल हम अपने दोस्तों से पूछना चाहते हैं कि फिर आए वो जो परम सत्ता है जिसने हमें इतने दिन तक ऑक्सीजन दिया, हमारी संरक्षण कर रहा है, हमें धूप, रोशनी, सूर्य की किरणें, ये पक्षी और ये भोजन, प्राणवायु, सब कुछ दे रहे हैं जी, अनाज, और इतने वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? बिल्कुल, बस यही बात तो मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है कि जब ऊपर वाला है तो मुझे मुस्कुराते रहना चाहिए, मैं क्यों चिंता करूं।
कार्यक्रम को थोड़ा आगे वैसे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन चिंता छोड़कर ये बता दें कि आज क्या क्या लेके आने वाले हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है ना दोस्त सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन सा विषय आने वाला है ना। ये धक धक जो होती है ना वो भी मुस्कुराने की वजह बन जाती है। तो आज के मैं विषय बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थानी नृत्यिका जो है गुलाबो सपेरा, बड़ी प्यारी नर्तकी है। और उसके बाद में हम घूमने भी चलेंगे, सैर पर चलेंगे दक्षिण भारत में पुद्दुचेरी में। और भाई जब प्रकृति की बात विधि तुमने की है तो प्रकृति से क्या क्या हम सीख सकते हैं ये भी बताएंगे, है जी बिल्कुल बताएंगे। और एक बात और है कि आपने अभी कहा कि कोरोना वायरस है, कहाँ है दिख नहीं रहा जी, वैसे ही परमात्मा है, कहाँ है दिख नहीं रहा। कोरोना से हमने उम्मीद लगा ली है कि तुम आओगे और मुझे परेशान करोगे, बिल्कुल। तो अब हम परमात्मा से भी उम्मीद लगा लेते हैं कि तुम आओगे और हमें बचा के ले जाओगे। बिल्कुल बचा ही रहे हैं, बस देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, साथ में जो एहतियात रखना है वो जरूर रखें। आप ये ना सोचें कि हम अपनी मनमानी करेंगे और निकल लेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी प्रोटोकॉल है जिसको हम बार बार कह रहे हैं, या शासन प्रशासन जो भी हिदायत दे रहा है, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, कृपया उस पर ध्यान दें। और हमें तो उम्मीद है कि जरूर सब कुछ जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, तो ये भी जाएगा। घना अंधेरा है और गहरा रहा है, देखो सूरज जल्दी निकलेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद और कुछ आस्था और विश्वास कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे में एक जीने की प्रेरणा देते हैं और खुश रहने की भी प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। अब देखिए ना, कल रात को मैं सोई थी, सुबह में ये रात में ही सोई थी ना? हाँ, रात में ही सोई थी और सुबह इस उम्मीद से उठी। मतलब जब मैं सोई तो इस उम्मीद से सोई कि मैं सुबह जरूर उठूंगी। हाँ, तो बिल्कुल यही उम्मीद है, ये छोटी सी बात है। भाई देखो, ये जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं आज, यानी प्रकृति से सीखें, या पुडुचेरी की बात है, या गुलाबो सपेरा की बात बताएंगे, हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा ये सब। बिल्कुल पसंद आना ही चाहिए। मतलब देखो ना विधि, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम 3 बजे से 4 बजे तक अपनी सखियों के साथ होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो भी खुश होंगे और हम भी खुश हैं, है ना? तो भाई ये उम्मीद जो है वो उसका जो है एक सहारा है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें लगता है फल मिलेगा, इसकी उम्मीद करते हैं, है ना? जी। उम्मीद पे से मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, वो याद आ रही है। आप कहें तो मैं सुना दूं? भाई देखो, ऐसा ना, तुम सुनाओ, उम्मीद से सुनाओ, लेकिन सुनने के बाद बताएंगे कैसी लगी। जी बिल्कुल जी। अब ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे और उसका जो मालिक है वो कहीं चला गया। वो इस उम्मीद से चला गया कि जब वो लौट कर आएगा तो उसे घर में उजाला रोशनी मिलेगी। बिल्कुल। और अब क्या हुआ, ये 5 दिए जल रहे हैं। अब इनके बीच में बातें चालू होती हैं। तो पहला दिया कहता है, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कद्र किसी को नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे बुझ जाना चाहिए। यानी कि हम घर में अकेले हैं और किसी को जरूरत तो है नहीं है, तो क्या जरूरत है, हम फालतू जल रहे हैं, खाली पड़ा है घर में, क्यों जलूं, फालतू में जल रहे हैं। हाँ, तो ये दिया बुझ गया। ये दिया था उत्साह का दिया, ये बुझ गया। अगला दिया था, उसे लगा कि मैं भी बुझ जाता हूँ। जब उत्साह नहीं है तो शांति का दिया भी बुझ गया। अभी आगे बढ़े तो शांति की रोशनी जब बुझ गई तो, और उत्साह जब बुझ गया, तो दोनों चीजें जब बुझ गईं तो जो हिम्मत थी ना, उसने भी कह दिया कि मैं भी बुझ ही जाता हूं। तो हिम्मत का दिया भी बुझ गया, यानी कि हिम्मत भी हार गई। हिम्मत भी हार गई। अब उत्साह, शांति, हिम्मत तीनों बुझ गए हैं जी। और जब तीनों बुझ गए हैं तो चौथा दिया जो था समृद्धि का, वो भी बुझ गया। क्योंकि जब उत्साह नहीं है, जीवन नहीं है, जीवंतता नहीं है, तो वो भी बुझ गया। हाँ, जाहिर है कि इस तरह से समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे लोग, चल रहे थे। लेकिन जब वह व्यक्ति घर लौटा तो लौटकर बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ क्योंकि एक छोटा सा दिया जल रहा था और घर में रोशनी बिखेर रहा था। क्या बात उसने है? उस दिए को हाथ में ले लिया और बड़े प्यार से निहारा। जानते हैं वो दिया कौन सा था? कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का दिया। क्या बात है? और वो लगातार जल रहा था, उसके जीवन की, उसकी उम्मीद को जला रहा था वहां पर। उम्मीद को जला रहा था। और जाहिर है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि इस उम्मीद के दिए ने बाकी जो दिए थे, रोशनी के, शांति के और उत्साह के, समृद्धि के, उन सबको फिर से जला दिया होगा। और इस तरह से उत्साह का दिया अगर आप हमारे अंदर जलता रहता है, उत्साह बना रहता है, तो वो सारी चीजें जो हम गंवा चुके होते हैं और एक बार फिर लौट आती हैं और हम एक बार फिर से उन्नति की ओर, या यूं कहें कि अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो बस अब हम यही उम्मीद लगाते हैं कि फिर से सब कुछ, फिर से वही सूरज उग जाएगा, फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा और हम हमारा जीवन खुशियों के साथ जी लेंगे।
विधि खुशियों के साथ तो अभी भी जी रहे हैं और जो सामान्य वाली बात है ये भी बहुत कुछ सामान्य ज़रूर है, क्योंकि हमें जीना सिखा रही है ये जो स्थिति है। लेकिन उम्मीद ये है कि हमें गीत सुन बिल्कुल और दिल की आशाओं को, उम्मीदों को जगा के रखते हैं इस गीत के साथ में। बिल्कुल। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां, जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा।
तो देखो जो हमने कहा था ना कि हम अभी भी ठीक से रह रहे हैं, क्योंकि देखो घर में रहना, घर का खाना खाना, सफाई से रहना और मुंह पे मास्क लगाना या दूरी बनाकर रखना, ये जो प्रोटोकॉल है, ये कौन सी असामान्य सी चीज है, ये बताओ। नहीं, ये तो सामान्य हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे माता पिता करवाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में छोड़ा भी था, पता है। वो बोलते हैं ना, जीभ है ना वो लालच में चली जाती है तो वो बाहर घूमने चली जाती है, क्या करें। तो चली गई थी, तो हमें वो जो हम बराबर परम सत्ता की बात कर रहे हैं, या प्रकृति हमें बता रही है कि एक बार फिर संभल जाओ। तो प्रकृति से बहुत कुछ हमें सीखना है। प्रकृति हमारी माँ है, यूं ही नहीं उसे माँ कहा जाता है ना। जैसे हमें माँ बाप सब सीख दिलाते हैं, वैसे प्रकृति बता रही है। और जैसे अभी पतझड़ का मौसम था, थोड़े दिन पहले पत्ते गिर रहे थे और एक भी पत्ता नहीं बचा था, लेकिन साथ साथ नई कोपलें भी आ रही थी, एक उम्मीद का, जैसे वो दिया जो जला था वैसे ही ये कोपलें भी एक उम्मीद की लौ जलाकर बैठी हुई थी। तो इस तरह से फिर से सब चीजें आ जाती हैं, चक्र है, घूमता रहता है ना। बिल्कुल, यहाँ पर जो पेड़ था ना, उसने नकारात्मकता नहीं रखी कि मेरी सारी पत्तियां गिर गई हैं, अब मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, उसे पता था कि वो फिर से जी जाएगा। जी। एक बात और मुझे प्रकृति सिखाती है, जब हम लोग सुबह सुबह या दोपहर में कहीं निकलते हैं, किसी तालाब किनारे जाते हैं, वहां पर बहुत कीचड़ होता है और उसी कीचड़ के बीच में खिला होता है कमल। बिल्कुल। जी। तो कीचड़ जो है जी, वो बुराई है और वो जो कमल है वो हम हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और है कि यानी कि अगर बुराई में भी आप एक उम्मीद का दिया जला सकते हैं और एक खूबसूरत सा कमल खिला सकते हैं, या अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है हमारे बहुत सारे साथियों ने इस पर गौर भी किया हो कि कभी कमल के पत्ते को देखा है, उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती है। जी बिल्कुल। और वो हमें जीवन का वो दर्शन सिखाती है कि आप उसमें रहते हुए, इस खूबसूरती के साथ रहते हुए किस तरह से निर्लिप्त रह सकते हैं, आसक्ति के बगैर। तो कोशिश करें कि हमें जो भी संसाधन मिला है या जो भी समृद्धि हमें मिली है, उसमें बहुत आसक्त न हो, या उसको वो लालच न रखें अपने लिए कि हमको बिल्कुल पूरी जिंदगी हमारे साथ रहे। छूट रही है, छूटने दें, मिल जाएगी फिर से, है ना? मतलब प्रकृति हमको मोक्ष साधने का प्रयास भी बता देती है। बिल्कुल बताती है, जरूरत है कि हम उसे देखें। तो ये तो हो गई कमल की बात, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। जी बिल्कुल, वो नदी बहती देखी? हाँ बिल्कुल देखी है, ऊपर से नीचे की ओर बहती जाती है। तो मुझे लगता है, मैं जब भी नदी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कह रही है कि अगर तुम बड़ी बन भी जाओ तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा, बहुत कुछ, सब कुछ तुम्हारे पास है जी, लेकिन तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसका बहाव नीचे की ओर तुम करे रहो। बिल्कुल। अपने पास जो कुछ है बस दूसरों को, जो नीचे की ओर बैठे हैं, छोटे लोग हैं या जिनके पास नहीं है, जरूरतमंद, तुम्हारा जो कुछ है सब उन तक बहा दो। क्या बात है। शायद मुझे लगता है नदी यही सिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बताती है कि किस तरह से आगे अथाह सागर है और हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, हमें उसी में समा जाना है। तो ये भी हमें सोचना होगा। इसके साथ साथ एक बात और बहुत बड़ी है, सूर्य प्रतिदिन हमें दिखाता है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय एक ही लालिमा होती है। यानी कि जब हम उदित होते हैं या हम परेशानी में होते हैं, अस्त का समय होता है, तो हमारी स्थिति एक सी रहनी चाहिए। ये प्रकृति हमें प्रतिदिन बताती है। क्या हमने कभी गौर किया इस पर? हाँ बिल्कुल, उस छोटे से बच्चे के जैसे जिसे पता नहीं होता किसके घर पैदा हुआ हूँ, वैसे ही हमें मरते समय पता नहीं होना चाहिए कि मैं किस घर का हूँ। कितनी अच्छी बात बताई रेणु जी आपने। और ये सुख दुख में हमें एक सा रहने की एक सीख देता है सूर्य भी प्रतिदिन, कि एक सी लालिमा होती है, कहीं भी उसमें कोई दुख का भाव नहीं होता है कि वो अस्ताचल की ओर जा रहा है। बस हम देखते हैं कि अरे डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्योदय के समय भी वही स्थिति होती है। ये हमारी सोच हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, सोच हमें बदलना होगा और खुश रहना होगा, क्योंकि प्रकृति हमें हर वक्त सिखा रही है, ठंडी हवा दे रही है। बिल्कुल। अब मैं एक बार पहाड़ की चोटियों पर घूमने के लिए गई थी और एक चोटी पर खड़ी हुई और मैंने जोर से आवाज लगाई। वो आवाज घूम फिर के मुझ तक वापस आ गई। बिल्कुल। तो मैंने वहां पर भी कुछ सीख लिया। मैंने वहां पर आवाज लगाई, विधि तुम बहुत अच्छी हो। तो मुझे आवाज आई, विधि तुम बहुत अच्छी हो। मैंने आवाज लगाई, विधि तुम बहुत गंदी हो। मुझे आवाज आई, विधि तुम बहुत गंदी हो। बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जो दे रही हूँ वही मुझे वापस मिलने वाला है।
या हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है, ये भी बात है। तो कुछ इस तरीके का एक ध्वनि हम ऐसी बनाए जो कि जिसकी प्रतिध्वनि हमें बहुत अच्छी मिले, वही मिलेगी जो हम देंगे। तो वैसी ही ध्वनि बनाए, यानी कि अच्छी ध्वनि निकालेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। और वो कभी कभी क्या तुमने एक बार कहा होगा अच्छे हैं, तो वो कम से कम 4 बारी को होकर आया था, है ना? तो ये जो है वो गुणात्मक इसमें वृद्धि होती है। तो आप सतर्क रहें, आप क्या बोलना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। जी, प्रकृति हमेशा तैयार है देने के लिए। कहते हैं मुस्कान बिखरोगे तो मुस्कान ही लौटकर आप तक पहुंचेगी। लेकिन एक बात तो और है ना, प्रकृति देने को तैयार है, क्या हम तैयार हैं लेने के लिए? कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा लगता है कि प्रकृति रोज हमें कुछ ना कुछ दे रही है और हम उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को अपने तक लेते रहें। जी। एक और बात मुझे लगती है कि हम लोग ऐसा हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति इस जगह तक पहुंच गया है, तो बड़ी आसानी से पहुंच गया, ये बड़े आराम से बन गया। जी। पर ऐसा नहीं होता। वो भी एक छोटा सा पौधा था, उसे विशालकाय वृक्ष बनने में बहुत समय और बहुत सारी चीजें लगी हैं। बिल्कुल। तो वही चीज हमें लगती है कि उसने धैर्य, कड़ी मेहनत दी ही होगी। हाँ बिल्कुल। तो वैसे भी एक नन्हा सा बीज जो होता है उसको उसमें से प्रस्फुटित होने में संघर्ष करना पड़ता है। यूं ही नहीं वो बीज जो है वो छोटा सा पौधा बन के निकलता है बाहर, उसको तो संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। तो जाहिर है कि हमें जब बड़े व्यक्तियों को या सफल व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तो हमें पीछे के संघर्ष की कहानी भी याद रखनी चाहिए और ऐसे ही प्रकृति से सीख लेते रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक गीत सुनवा देते हैं।
हम अभी बड़ा सुंदर सा गीत सुन रहे थे और उसका पूरा मजा लिया हमने। तो भाई जो भी काम करना चाहिए उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। तो घूमने भी अगर हम जाते हैं, जैसे आज हम चलने वाले हैं पुडुचेरी, तो उसका पूरा आनंद लेना चाहिए ना। बिल्कुल मतलब दक्षिण भारत की ओर चलिए हम अपना बोलते अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बड़ा बड़ा आनंद उठाते हैं लोग पहुंचने के बाद में। पौंडीचेरी कहते थे इसे, पर इसका नाम बदलकर 20 सितंबर 2006 को इसका नाम बदल दिया गया और फिर से अपने देसी नाम में ये आ गया जिसे पुदुचेरी कहते हैं जी। और पुद्दू का मतलब होता है, पुदुचेरी का जो मतलब होता है वो होता है नया गांव या नई बस्ती। तो ये नई बस्ती की ओर चलिए हम चलते हैं। क्या बात है। और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के पूर्व दिशा में स्थित है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पर आता है। और हर वर्ष पुदुचेरी में हजारों लोग अपने परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। जी। तो लेकिन एक बात है ना कि इतनी हरियाली है कि यहाँ जो एक बार आ जाता है ना वो जाना नहीं चाहता, यहीं रुककर इसकी खूबसूरती के बीच में खो जाना चाहता है। जी। और एक और रोचक जानकारी दूं, ये 4 अलग अलग जिलों से मिलकर बना है, मतलब अलग अलग जगह पर जिले हैं जी। और 4 अलग अलग स्थानों से ये जुड़कर बना हुआ है। यानम, माहे जो कि अरब सागर में है जी, कराईकल और पुदुचेरी जी। तो ये जो पुदुचेरी नाम है वो उसी सबसे बड़े जो उसका जिला है, सबसे बड़े जिले हैं कराईकल और पुदुचेरी जी। तो पुदुचेरी का नाम वहां से ले लिया गया है। और पुदुचेरी जो है वो 492 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और हरियाली तो बहुत ज्यादा है। बहुत हरियाली, मतलब वहां के लोगों को कितना मजा आता होगा ना। वैसे आपको बताऊं, पुदुचेरी पर जब हमारे देश पर अंग्रेजों का भी शासन था, लेकिन पुदुचेरी जो था वो फ्रांसीसी के अधिकार क्षेत्र में आया करता था। तो वहां पर फ्रांसीसियों का जो अंश है ना वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। भाई क्यों नहीं मिलेगा, 300 साल तक उनका अधिकार था वहां पर। जी बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था भी कृषि पे निर्भर करती है जी। और कृषि से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, इन सब पे अर्थव्यवस्था टिकी है और सबसे ज्यादा टिके हैं ये पर्यटकों पर। जी हाँ। और पर्यटन स्थल जो भी होते हैं जाहिर है कि पर्यटकों पर टिकी होती है उनकी पूरी आय व्यय सब कुछ, क्योंकि उनकी मुख्य आय का स्रोत जो होते हैं वहाँ के सैलानी होते हैं जो घूमने जाते हैं, क्योंकि वहीं से जुड़ा होता है सारा व्यवसाय, होटल हो या खान पान की व्यवस्था हो या घुमाने के लिए कुछ टूरिस्ट लोग हों, गाइड हों और वाहन हो, सब कुछ चाहिए होता है जब हम घूमने जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर उनकी अर्थव्यवस्था होती है टिकी। उसके साथ साथ वो इसीलिए जो सैलानी आते हैं उन्हें वो बिल्कुल भगवान की तरह मानते भी हैं और उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और जानती हैं रेणु जी, यहाँ के लोग 4 भाषाएं बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। फ्रांसीसी, मलयालम, तेलुगु और तमिल। सच बात और है। कहीं ना कहीं हम हिंदी और अंग्रेजी ये भाषाएं तो उन्हें आती ही होंगी क्योंकि लोग जाते हैं तो उन्हें समझना पड़ता है और कम्युनिकेट करना पड़ता है। जी जी। तो पुदुचेरी समुद्र किनारे बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ का मुख्य व्यंजन जो है कोकोनट करी, सोया डोसा, तंदूरी पोटैटो, पोडन लांगल और सब्जियों की करी है। हाँ, और वो दक्षिण भारतीय भोजन जो होते हैं, हाँ, डोसा वगैरह, वो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल मुझे तो। और जब ये फ्रांसीसी है तो फ्रेंच फूड जो है उसका आनंद भी यहाँ पे लोग बड़े अच्छे से लिया करते हैं। अब पुदुचेरी तक जाना है तो रेणु जी हम जाएं कैसे, पहुंचे कैसे? बताओ। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, पुदुचेरी में हवाई अड्डा नहीं है, हमें चेन्नई तक जाना होता है। फिर चेन्नई से हम वहां जा सकते हैं और ट्रेन से भी वहां जा सकते हैं। तो विल्लापुरम एक स्थान है, स्टेशन सबसे है, पास का है जी। चेन्नई और मदुरई से जुड़ा है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं और बस से भी आप आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है। तो आप चाहे तो अपनी गाड़ी उठाइए और रास्ते के पेड़ों का, रास्ते की हरियाली का आनंद लेते हुए आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और दक्षिण की बात जब आती है ना विधि, तो धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही पुदुचेरी में भी बहुत सारे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। अब संख्या जो इनकी वो 350 है। अच्छा। और अलग अलग धर्मों का भी वास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू देवी देवता हैं। यहाँ की खूबसूरती यहाँ के धार्मिक स्थल को और अधिक बढ़ा देते हैं। और जो मुख्य धार्मिक स्थल है वो है मनाकुला विनायगर मंदिर। तमिल भाषा में मनल का मतलब होता है बालू और कुलन का मतलब होता है सरोवर। बालू का सरोवर, वैसे मैं आपको बताऊं, नाम तो बालू का सरोवर रखा है, लेकिन इन जगहों के जो मंदिर हैं
वो पत्थरों के बने हुए होते हैं और जब हम अंदर जाते हैं ना तो बड़ी ठंडक, बड़ी शांति महसूस होती है उन जगहों पर। तो अब ये बात करें कि यहाँ पर जो भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है इस मंदिर में, 16 रूपों की शास्त्र में जो बात हुई है, वही 16 रूप यहाँ इस मंदिर की जो मनाकुला मंदिर है उसकी दीवारों पर दिखाई देती है और 8000 वर्ग फीट में बना हुआ यह मंदिर है और इसमें बहुत सारा सोना है। भाई मुझे लगता है कि यही सब देखकर तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना। जी बिल्कुल, और लोग यहाँ खींचे चले आते थे। जी, अगस्त और सितंबर के महीने में यहाँ ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है और मातृ मंदिर भी है। हाँ, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा मंदिर है ये। अगर पुदुचेरी गए और मातृ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपका काम अधूरा रह गया। जी, मंदिर के चारों तरफ 12 पंखुड़ियां बनी हुई हैं। क्या बात और है। मातृ मंदिर है तो माँ के लिए तो समर्पित होना चाहिए। तो माहेश्वरी माँ, महालक्ष्मी माँ, महाकाली माँ, महासरस्वती माँ का प्रतीक स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है ये मंदिर और बड़ा साफ सुथरा मंदिर है। और आपको एक बात बताऊं, ये मंदिर पूरी तरह से तैयार है आधुनिक काल के साथ। सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है और बड़े सुंदर सुंदर बागान भी यहाँ पर हैं। क्या बात है। और अगर इसके साथ साथ श्री श्री राधा माधव मंदिर भी है और ऐतिहासिक स्थल में फ्रेंच फोर्ट लुइस, स्टैच्यू ऑफ डुप्लिक्स और 19वीं सदी का लाइट हाउस, पैराडाइज बीच, रॉक बीच और प्रोमेनेड बीच भी है यहाँ पर। हाँ, प्रोमेनेड बीच, वही बीच जो वॉर मेमोरियल से शुरू हो जाता है और ड्यूप्लिक्स पार्क पे जाकर खत्म हो जाता है। इसके साथ कुछ और जगहें भी हैं जो बड़ी अच्छी हैं। जी हाँ जी, अरबिंदो आश्रम है। जो लोग शांतिपूर्ण जगहों से प्यार करते हैं उनके लिए अरबिंदो आश्रम बहुत अच्छा विकल्प है। यहाँ आकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में आ गए क्योंकि प्रकृति के बीच में हम होते हैं। ये आश्रम श्री अरबिंदो और उनकी माँ की समाधि की वजह से प्रसिद्ध हुआ। जी, और जिन्हें बॉटनिकल में, विज्ञान में रुचि है, जिन्हें पेड़ पौधों के बारे में जानना है, वनस्पति शास्त्र के बारे में जानना है, उनको यहाँ जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन है वो बहुत खूबसूरत है। ये अन्ना स्टैचू के पास में है और प्राकृतिक सौंदर्य का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है ये। जी, और इसके साथ साथ चर्च भी है ना? जी, बड़ा सुंदर सा चर्च है, 100 साल पुराना है। बेसिलिका ऑफ द सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, पौंडीचेरी। जी, 50 मीटर लंबा, 48 मीटर चौड़ा और 18 मीटर ऊंचा ये है। और पुडुचेरी के इस चर्च में 20 फादर हैं। देश भर में ये चर्च बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और भारत देश में, हमारे देश में अगर हम बताएं तो खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है। इसकी मिसाल जो हमने अभी बताया कि पुदुचेरी है, तो भाई घूमिए और प्रकृति के नज़ारों का मज़ा लीजिए। और जो हमने कहा ना कि प्रकृति से बहुत कुछ सीखना है हमें, तो बस शुरू हो जाइए। अभी थोड़ा जा नहीं सकते हैं रेणु जी, लेकिन इसीलिए तो हम घुमा रहे हैं ना यहाँ पर बैठे बैठे। जी बिल्कुल, आप कहते हैं कि अपनी कल्पना शक्ति को उड़ान दीजिए और इन सारी जगहों को घूमकर आइए। लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो जाए, जो कि जल्दी ही हो जाएगा, तो जल्दी से निकल जाइए अपना सामान पैक करके, क्योंकि इन जगहों पर जो चीज आप पाएंगे ना, जो प्रकृति है, जो पेड़ है, वृक्ष है, आनंद अलग ही होगा। आनंद अलग होगा। फिलहाल आपको वहां तो जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम आपके लिए पेश कर सकते हैं ये गीत। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें।
खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। भाई गाना सुन के तुम तो मुस्कुरा रही हो ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन कब लगवाएंगे ये हम जानना चाह रहे हैं इनसे। किसने नहीं लगवाई है ये बात भी सोच लें, क्योंकि सबको मौका मिल रहा है और सभी को मुझे लगता है वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। डरिए मत, हमारे अपने लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है। जी हाँ, वैसे बहुत सारी भ्रांतियां जो उससे जुड़ी हुई हैं वो हम कार्यक्रम में बराबर बता रहे हैं कि ये बीमार पड़ गए, वो बीमार पड़ गए और किसी का कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन सब पर ध्यान न दें। अफवाहें बहुत सारी हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है, हमारा प्रशासन शासन जो भी कह रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उन सारी चीजों का पालन कीजिए आप, है ना। जी, हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी तो वैक्सीन लगवाने ले जाते हैं ना। जरा 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाते तब तो नहीं डरते। 10-15 दिन के बच्चे, सच बात है, तब डरते क्या है। अब हमारी जैसे आदत पड़ गई है तो अब इसके लिए भी आदत बना लीजिए। और जो बाकी चीजें हैं, जो साबुन से हाथ धोना है, मुंह पर मास्क लगाना है सही तरीके से, नाक पर वाला पूरा नाक और मुंह ढकने वाला वो वाला मास्क ठीक से लगाइए और दूरी बनाकर रखिए, है ना। बिल्कुल, और कोशिश कीजिए अच्छा गरम गरम घर का बना शुद्ध भोजन करिए। नींबू का उपयोग थोड़ा बढ़ा दीजिए, स्वास्थ्य के लिए आंवला, नींबू, ये चीजें अच्छी होती हैं। यानी कि जिसमें विटामिन सी है, खट्टी चीजें जिनको हम सामान्य भाषा में कहें तो जो खट्टी चीजें हैं प्राकृतिक, उनका सेवन जरूर करिए। आप स्वस्थ रहेंगे और गर्म पानी पीते रहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी तो हम आपको घुमा ही रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर ले जा रहे हैं और मनोरंजन के लिए आपको गीत सुनवा रहे हैं। फिलहाल हम नृत्य की दुनिया में भी ले चलते हैं ना।
बिल्कुल, नाचने से, नृत्य करने से पूरे शरीर के तंत्र को बहुत ताकत मिलती है जी, और मानसिक शांति भी। हाँ, क्योंकि हम पूरा इस तरह से उसमें रम जाते हैं नृत्य करते समय कि बाकी दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती है। कहते हैं जिसको भी डिप्रेशन का शिकार है उसे अगर रोज नृत्य कराया जाए तो वो भूल जाता है, वापस आ जाता है खुशियों की दुनिया में। तो भाई डिप्रेशन में जाने से पहले ही नृत्य क्यों ना शुरू कर दें, है ना? ठीक है, हम सब मिलके नाचते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं रेणु जी कि अभी नृत्य करना है और हम 2-4 महिलाएं यहाँ खड़ी हो जाएं और कोई भी गीत बजाया जाए, पहला जो नृत्य करने का तरीका होगा वो हम राजस्थान से उठाए हुए कुछ अदायगी को ही करते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे हैं और जो वहां की जो संगीत है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही सशक्त है कहना चाहिए, और इतने ओजपूर्ण तरीके से वहाँ की गायकी है कि बिल्कुल रोमांच हो जाता है सुनते ही, चाहे वहाँ का मांड हो, चाहे होली हो, कुछ भी हो, अपने आप में बहुत अलग अंदाज है। और फिर तो कालबेलिया अपने आप याद आ जाता है ना? तो गुलाबो सपेरा की हम बात आज करने जा रहे हैं। इनके डांस को बहुत सारे हमारे साथियों ने देखा भी होगा, नहीं तो नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इन्होंने ही, गुलाबो सपेरा ने ही दुनिया को कालबेलिया डांस से परिचित करवाया, इसलिए ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। और ये नृत्यांगना जिनको कि पिता ने गुलाब नाम दिया, सरकारी मुलाजिमों ने गुलाबी कहा और हरियाणा में जाकर वो गुलाबो सपेरा बन गई, और उनका पूरा जीवन आने वाली पीढ़ियों को ये सीख देता रहा और देता रहेगा कि अगर मन में इच्छा और संकल्प का समावेश हो तो समाज की बेड़ियां भी इसके तप से पिघल जाती हैं। तो विधि, अब तुम सोच रही होगी ना, तुम तो नहीं लेकिन हमारे साथी सोच रहे होंगे कि भाई इतनी लंबी चौड़ी उनके संघर्ष की और संकल्प की कहानी हम क्यों कह रहे हैं, तो हम जन्म की तरफ चलते हैं उनके ना। हाँ बिल्कुल, मैं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ इनके जन्म के बारे में बताने के पहले। वो पंक्ति सभी को पता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। क्या बात तो है? ये पंक्तियां मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये गुलाबो सपेरा के साथ में जुड़ी हुई हैं जी। और पहले तो आपने गुलाबो बता दिया, और सपेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जीवन सांपों के बीच में बीता है। ये इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1970 को, लगभग शाम के समय इनका जन्म हुआ, और दीपावली की धनतेरस वाला जो दिन है ना, इसलिए कुछ लोगों ने इनके परिवार में, इनकी माँ ने इन्हें धनवंतरी भी कहा, पिता ने इन्हें गुलाबो कहा। अब समस्या ये है कि हमारे देश में जो बेटियां हैं, वो बेटियां पता नहीं कुछ लोगों को कभी कभी पसंद नहीं आती है। ऐसा कुछ इनके साथ भी हो गया। इनके ही गांव के कुछ लोगों ने, कुछ महिलाओं ने ले जाकर इन्हें उसी शाम के समय में जिंदा गाड़ दिया। अब बताइए, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया जहां से इनकी आवाज भी नहीं आ रही थी, और आप विश्वास करेंगी 5 घंटे तक ये छोटी सी बालिका उस जमीन के अंदर ही रही। 5 घंटे बाद इनकी जो मौसी हैं, इनकी माँ को पता पड़ गया था, तो माँ और मौसी ने जैसे ही जब अंधेरा आ गया और गांव के लोग अपने अपने घर चले गए, घरी यानी कि जब रात गहरा गई जी बिल्कुल, तब जाकर इनकी मौसी इन्हें वहां से निकाल कर ले आई। तो इसलिए मैंने कहा था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 5 घंटे मिट्टी के अंदर दबे रहने के बाद भी बच्ची जो थी वो जीवित थी। ये तिथि तो तुमने बताया 9 नवंबर 1970, लेकिन जगह अजमेर के कोटड़ा ठाड़ी कालबेलिया बस्ती की बात है, जहां पर इनका जन्म हुआ और इस तरह से संघर्ष करते हुए ये बाहर निकली। इसीलिए हमने बताया ना कि मन में अगर इच्छा और संकल्प का समावेश हो तो समाज की बेड़ियां भी तब से पिघल जाती हैं। पहला संघर्ष तो इनकी माँ ने किया कि अपनी बहन के साथ जाकर उनको निकाला, और उसके बाद फिर संघर्ष शुरू होता है गुलाबों का। बिल्कुल, पिता जो थे उनके पास भी कोई बहुत अच्छी आजीविका थी नहीं जी, और ये सांपों के बीच में रहते थे। तो कालबेलिया नृत्य जो है ना, वो बिल्कुल सांपों जैसा ही नृत्य है। जैसे बीन की धुन पे कहते हैं कि सांप हिलते हैं, उन्हें नाचना कहते हैं हम, वैसे ही ये नाचा करती थी। और वो ऐसे ही नाचती थी, पिता के साथ जाकर पैसे लेकर आते थे और परिवार की आजीविका चलती रहती थी। जी। और गुलाबों को पहला हम जिसको कह सकते हैं ना कि सबसे पहला जो मंच मिला या यूं कहे कि नाम मिला, वो 1981 के पुष्कर मेले से मिला, जहां एक सरकारी मुलाजिम
तृप्ति पांडे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और फिर उन्हें वो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले गई। और जैसे तुमने कहा ना कि ये सांपों जैसा ही नृत्य होता है, तो वैसे ही बिल्कुल काला कपड़ा पहनकर, पूरा लहंगा और उसके ऊपर कुर्ता पहनकर, और बिल्कुल जो नृत्य करती हैं हमारी बहनें, वो भी बिल्कुल दुबली पतली वैसी ही होती हैं और बहुत अच्छे से पूरे शरीर को इतना लोच रहता है कि बिल्कुल लगता है कि ये कहाँ से तोड़ मुड़ जाएंगे पता ही नहीं चलता। जी बिल्कुल। और इसके साथ जब हम अगर बात कर रहे हैं गुलाबो सपेरा की, तो पहली बार साल 1985 में देश के बाहर अपना हुनर दिखाया। जी, उस समय उनके पास कहा जाए तो घुंघरू भी नहीं थे और पासपोर्ट भी नहीं था जी। किसी तरह से उनका पासपोर्ट बना। और एक और कहते हैं ना, अगर मुश्किलें आनी होती है तो वो पीछा छोड़ती नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले पिता का निधन हो गया। ओहो। और पिता के बहुत नजदीक थी, क्योंकि उनके साथ में कार्यक्रम प्रस्तुत करने जाती थी, तो थोड़ा तो उदास हुई, दुखी हुई, लेकिन हार जो है ना उन्होंने मानी नहीं। जी। आगे बढ़ गई, हौसलों को उड़ान दी और माँ से विदेश जाने की अनुमति ली और चली गई अमेरिका। बिल्कुल। और प्रस्तुत किया उन्होंने अपना नृत्य। जी। और भारत के रियलिटी शो में भी गुलाबो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ प्रस्तुति दे चुकी हैं। और इतना ही नहीं, गुलाबो ने डांस के जरिए सरकार का, एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत सारी जगहों पर जाकर उन्होंने सरकार से ये भी गुजारिश की कि कलाकारों को प्रश्रय मिले, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया। कलाकारों के समर्थन में जयपुर की सड़कों पर 15 किलोमीटर तक नाच कर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये बताया कि सरकार कुछ करे, और अंत में सरकार को उनकी मांगों को मानना ही पड़ा। मतलब देखिए, संघर्ष भरा जीवन था, अपना जीवन संघर्ष में बिताया, लेकिन दूसरों के को संघर्ष ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने 15 किलोमीटर लगातार नृत्य करना, हम तो चल नहीं पाते हैं। बिल्कुल। नृत्य करके उन्होंने इस तरह से संघर्ष किया और एक नया रास्ता बना दिया, सबके लिए खोल दिया, कहना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब कोई इतना अच्छा करता है तो लोग उसे सराहते भी हैं, और ये सराहना उन्हें मिली है फ्रेंच में थियरी रॉबिन और वेरोनिक गुलियन द्वारा। गुलाबो के लिए एक पुस्तक भी लिखी गई है। बिल्कुल। तो इस तरह की जब हम काम करते हैं तो बेमिसाल तो हो ही जाते हैं, और लोगों की क्या कहें, पूरे विश्व की नजरें गुलाबो सपेरा पर हुई, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से उनको याद किया, उनके बारे में बताया। और हमारी सरकार ने 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो हम भी उन्हें याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से कलाकार आगे बढ़ें, और जो उन्होंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, वो भी अगर आपको मौका मिले तो जरूर करें। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जीवन में हमें अगर कहीं पर भी मुश्किल, परेशानी कुछ भी आती है, तो हमें उसे, उन जंजीरों को तोड़ते जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, जीतते जाना चाहिए, और दूसरों के लिए रास्ता भी साफ करना चाहिए। और एक बड़ा प्यारा सा राजस्थानी गीत सुन लेना चाहिए, ताकि हमारे श्रोता झूम उठे। केसरिया पालम आओ पधारोनी मारे देश रे, पधारोनी मारे केसरिया पालम आओ नी पधारोनी मारे
भाई घूम लिया हमने, बहुत सारी बातें कर ली और अब हमें उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता जो हैं, जो हमने बातें बताई हैं, मतलब वो वाली जिसमें कि मास्क लगाने वाली और हाथ को साबुन से धोने वाली और वैक्सीन लगवाने वाली जी, तो उन सब चीजों की आप गांठ बांध ले। हमने तो गांठ बांध ली और समय भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और 4 पहुंच चुका है, तो बस हम भी विदा लेते हैं। बिल्कुल। और तो सखी सहेली कार्यक्रम से हमारी सभी श्रोताओं और सखियों से आज्ञा चाहती हूँ मैं विधि प्रवीण जैन और मैं रेणु चतुर्वेदी। तो दोनों का नमस्कार। सखी सहेली।